मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है रासायनिक साम्य। ये हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग उत्क्रमणी, अनुक्रमणी, साथ में साम्य अवस्था क्या है इसका परिचय देखे थे। आज हमको सेकेंड जो हमारा क्लास है इसमें हमको देखना है, ये है आपका रासायनिक साम्य अवधारणा। तो हमको जानना है रासायनिक साम्य क्या होता है, अवधारणा क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है, सबसे पहले उसको ले लेते हैं। यहाँ पर दिया है आपका Fe, हमारा क्या दिया है, हमारा Fe। Fe को क्या बोलते हैं भाई, आयरन बोलते हैं। तो ये जो आयरन है, अगर इसका तब तो जो आयरन होता है जब उसमें हम क्या करते हैं, जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये क्रिया करके आपका बनाता है आपका Fe3O4 और साथ में क्या मुक्त करता है, हमारा H2 हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये मुक्त करता है। क्योंकि आप जानते हो आयरन जो है धनात्मक होता है और ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, तो इस वजह से ये क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है, आपका एक फेरिक जो है ऑक्साइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। फेरिक नहीं बोल सकते हैं, मैग्नेटाइट का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से हमारा यौगिक बनता है। तो ये हमारा क्या होता है, आयरन होता है। ये हमारा क्या है, आयरन है Fe। और ये हमारा क्या होता है, जल वाष्प होता है। तो यदि हम क्या करते हैं, जो गर्म आयरन होता है उस आयरन पर अगर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो मैग्नेटाइट क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। अब ये अभिक्रिया जब होता रहता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आपका मुक्त होते रहता है, मुक्त होते रहता है और हमको मैग्नेटाइट क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, या मैग्नेटाइट क्या होता है, प्राप्त होता है। बैलेंस करने के लिए इसको कितना लग देते हैं, हम लोग 3 कर देते हैं। और ये हमारा 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जो गर्म लोहा है उस गर्म लोहा पर अगर हम जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो हमको मैग्नेटाइट अर्थात Fe3O4 क्या होता है, प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होते रहता है, यहाँ से मुक्त होते रहता है। यदि हम क्या करते हैं, उस हाइड्रोजन गैस को अगर हम क्या करते हैं, पुनः जो है मैग्नेटाइट के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये दोनों क्रिया करके फिर से क्या बनाता है, हमारा आयरन, और क्या बनाता है, आपका जल वाष्प बनाता है ना। जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आयरन क्या होता है, गर्म होता है, तो उस गर्म आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ से मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन गैस होने की वजह से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइट को ले लेते हैं और उसमें पुनः क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उस हाइड्रोजन गैस को जब मैग्नेटाइट में पुनः जब क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो ये दोनों क्रिया करके फिर से पहले अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब हमको क्या हो जाता है, आपको आयरन और जल वाष्प फिर से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों प्रकार की जो प्रक्रिया होता है एक दूसरे में क्या होता है, उत्क्रमणी रूप से परिवर्तित होते रहता है। मतलब आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करोगे तो मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन को पुनः मैग्नेटाइट के साथ क्रिया करा दोगे तो फिर से आयरन और क्या प्राप्त होता है, जल वाष्प प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये उत्क्रमणी रूप से क्या होते रहता है, आपका चलते रहता है। अर्थात आपका इस तरफ का अभिक्रिया और इस तरफ का अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दोनों दिशा में बराबर ढंग से क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो इसके आधार पर रासायनिक साम्य को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया इस तरफ से इस तरफ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया। मतलब लेफ्ट टू राइट चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया। और लेफ्ट टू क्या होता है, राइट टू लेफ्ट चलता है उसको बोलते हैं हम लोग पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। और चूंकि दोनों अभिक्रिया क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। और चूंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो इसके आधार पर बोल सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का जो वेग होता है जब क्या होता है, समान होता है, वही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक साम्य कहलाता है। तो इस तरीक़ा से एक परिभाषा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसका, रासायनिक साम्य का। रासायनिक साम्य का यहाँ से एक परिभाषा क्या किया जा सकता है, आपका लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया
पश्च अभिक्रिया का वेग समान होता है, समान होता है, क्या कहलाता है हमारा? रासायनिक साम्य कहलाता है, रासायनिक साम्य कहलाता है, साम्य कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होता है, समान होता है, रासायनिक साम्य कहलाता है। तो इस तरीक़ा से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसको आपको शुरू में समझाने के लिए बोला गया कि आयरन जब क्या होता है, गर्म होता है, या गर्म आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो अग्र अभिक्रिया में हमको मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होते रहता है, आपका बाहर निकलते रहता है। यदि हम हाइड्रोजन गैस को पुनः मैग्नेटाइट के साथ क्या कर देते हैं, प्रक्रिया करा देते हैं या मैग्नेटाइट में प्रवाहित कर देते हैं तो पुनः हमको आयरन और क्या हो जाता है, जल वाष्प प्राप्त हो जाता है। और ये प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अग्र अभिक्रिया से पश्च अभिक्रिया और फिर से पश्च अभिक्रिया से अग्र अभिक्रिया क्या हो रहा है, चल रहा है। और दोनों ही स्थिति में क्या होता है, उनके जो वेग होता है वो बराबर होता है, जितना अग्र बन रहा है उतना पश्च बन रहा है। तो उसके आधार पर रासायनिक साम्य को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग क्या होता है, हमारा समान होता है, उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया जब जो है चलता है और दोनों का वेग समान होता है तो उसमें अभिकारक की जो मात्रा होता है वो हमारा क्या होता है, और उत्पाद की जो मात्रा होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं उतना का उतना है, इधर का भाई उतना का उतना होता है। तो जब भी क्या होता है हमारा ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलता है तो उस स्थिति में अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है क्या होता है, स्थिर रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है। तो उसके आधार पर भी इसको क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है क्या होता है, स्थिर होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, रासायनिक क्या कहते हैं, हम लोग साम्य कहते हैं। तो एक परिभाषा यहाँ से और क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, रासायनिक साम्य क्या होता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता या मात्रा बोल सकते हैं, सांद्रता क्या रहता है आपका, स्थिर रहता है, रासायनिक साम्य कहलाता है, रासायनिक साम्य कहलाता है। तो इस तरीक़ा से दो परिभाषा देख सकते हैं, है ना, क्योंकि अभिक्रिया में दोनों की मात्रा स्थिर है, आयरन उतना को उतना है, जल वाष्प उतना को उतना है, मैग्नेटाइट उतना है, हाइड्रोजन भी उतना है। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद की मात्रा में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक साम्य कहलाता है। तो इस तरीक़ा से रासायनिक जो साम्य है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीक़ा से हम लोग बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन कर सकता है। आगे रासायनिक साम्य के कुछ क्या दिया है, उदाहरण दिया गया है। अगर यहाँ पर उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण दिया है कैल्शियम, है ना, यहाँ पर कार्बोनेट के साम्य अवस्था का उदाहरण, और हाइड्रोजन व आयोडीन का अभिक्रिया, ये आपको दो क्या किया गया है, उदाहरण दिया गया है। पहले उदाहरण में दिया है कैल्शियम का जो कार्बोनेट होता है उसमें साम्य अवस्था। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है एक बंद पात्र में लेकर के जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाई गैस बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है भाई, इसका नाम होता है Ca को कैल्शियम बोलते हैं और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, एक बंद पात्र में, ठीक है, मान लो हमारा यहाँ पर बंद पात्र क्या दिया गया है, इस प्रकार से एक बंद पात्र दिया गया है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से एक बंद पात्र है और इसमें एक मैनोमीटर लगा दिया गया है, ठीक है, ये मैनोमीटर है हमारा, मैनोमीटर
मीटर, ठीक है। तो ये मैनोमीटर लगा हुआ है। तो यदि हम एक बंद पात्र में क्या ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर के जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, तो गैस होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है दाब ज़्यादा लगाता है, और दाब लगाने से मैनोमीटर में हमको जो है उसको पता चल जाता है कि दाब ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होता है, जो दाब बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपका स्थिर हो जाता है और फिर से अपनी पुरानी अवस्था को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसके आधार पर ये देखा जाता है कि जब प्रारंभ में क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब क्या होता है, टूटता है, तो यहाँ से क्या बनाता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस होने की वजह से यहाँ पर दाब क्या होता है, इसके अंदर बढ़ता है, जो कि हमको मैनोमीटर में क्या होता है, देखने को मिलता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है, आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है और पुनः क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और इस स्थिति में मैनोमीटर में जो दाब ज़्यादा दिखा रहा था वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और उस स्थिति में दोनों तरफ क्या हो जाता है, आपका इस तरह आपका अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का मान क्या हो जाता है, आपको बराबर हो जाता है। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। शुरू में साम्यावस्था नहीं था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया कराता है तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो उस स्थिति में मैनोमीटर को जो दाब है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। इसके आधार पर बोला जा सकता है कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का जो मान होता है क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये पहला अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था के उदाहरण में क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये हम क्या करते हैं, एक बंद पात्र लेते हैं और बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट को भर देते हैं और इसमें एक मैनोमीटर लगा देते हैं, और उसके पश्चात जब इसको गर्म करते हैं तो प्रारंभ में मैनोमीटर में क्या होता है, दाब जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन थोड़ा देर के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, तो उस स्थिति में मैनोमीटर में दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे हम साम्यावस्था की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, या हमको ये है कि हम साम्यावस्था को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है हमारा, हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया। जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन की क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया, हमारा आयोडीन हो गया। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमारा क्या होता है, 2HI बनाता है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो रंगहीन होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है, रंगहीन होता है, और ये जो हमारा आयोडीन होता है ये बैगनी रंग का होता है। तो जब प्रारंभ में क्या किया जाता है, क्रिया कराया जाता है, और दोनों क्रिया करके जब क्या बनाता है, हमारा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, तो उस स्थिति में आपको जो है बैगनी का रंग जो है ज़्यादा दिखाई देता है। स्टार्टिंग में जब क्या करते हैं, किसी बंद पात्र में, मान लो कि हमारा बंद पात्र है, ये पारदर्शी बंद पात्र है, और इस पारदर्शी बंद पात्र में अगर H2 और I2 को हम लोग क्या करते हैं, क्रिया कराने के लिए छोड़ देते हैं, तो प्रारंभ में क्या होता है, यहाँ पर जो बैगनी कलर होता है, क्रिया के फलस्वरूप बैगनी रंग आपको क्या होता है, ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग होता है ना, वो सफ़ेद रंग को दबा देता है। इस वजह से स्टार्टिंग में आपको बैगनी रंग क्या होता है, ज़्यादा दिखाई देता है। और ये बैगनी रंग किसके बनने के कारण होता है, HI के बनने के कारण होता है। लेकिन थोड़ा देर के पश्चात क्या होता है, HI पुनः क्या हो जाता है, हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन में जब क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो बैगनी कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो फीका हो जाता है, मतलब हल्का जो है होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब HI पुनः जब H2 और I2 में क्या होता है, चेंज होता है, तो फिर से हमारा क्या हो जाता है, रंगीन वाला अलग हो जाता है और बैगनी अलग हो जाता है। तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसके आधार पर भी साम्यावस्था को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक साम्य, और रासायनिक साम्य से रिलेटेड उदाहरण। क्वेश्चन अगर आता है रासायनिक साम्य किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कि वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की अगर दर है या वेग है, अगर वो समान होता है तो रासायनिक साम्य कहलाता है। अगर ये परिभाषा नहीं देखना है तो दूसरा लिख सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होता है, स्थिर रहता है, वो हमारा रासायनिक साम्य कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं भाई। तो ये वाला हमारा टॉपिक जो है क्या होता है, क्लियर होता है। चलिए, यहाँ पर साम्यावस्था को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक दिया है हमारा रासायनिक समांगी साम्य, और एक होता है विषमांगी साम्य। तो दो प्रकार का यहाँ पर क्या दिया है, साम्य जो है अवस्था दिया गया है। पहले हमको देखना है कौन सा, समांगी साम्य क्या होता है, इसको हमको देखना है। समांगी साम्य का मतलब होता है आपका
वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो भौतिक अवस्था होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो लिख सकते हैं वह साम्य जिसमें अभिकारक मतलब क्रिया में भाग लेने वाला, और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, ये बोल सकते हैं, भौतिक अवस्था समान होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समांगी साम्य कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या होता है, हमारा समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो है समांगी साम्य कहते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था मतलब भाई जब अभिकारक उत्पाद दोनों गैस हो या दोनों ठोस हो या दोनों द्रव हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक साम्य। जैसे अगर हम उदाहरण यहाँ पर देखें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं भाई, कौन कौन से उदाहरण हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है आपका H2 प्लस क्या दिया है हमारा N2 कर सकते हैं, या उल्टा इसको हम लोग कर दें, अगर यहाँ पर आपका दिया है N2 गैस होता है और यहाँ पर क्या होता है हमारा H2, है ना, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। और इनसे उत्पाद अगर हमारा यौगिक भी अगर क्या हो, गैस ही हो, तो इस स्थिति में ये दोनों मिलता है और ये बनाता है आपका NH3। ठीक है, बैलेंस कर देंगे, नाइट्रोजन 2 है तो 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन भी गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, और यहाँ पर जो क्या बन रहा है हमारा, अमोनिया बन रहा है। अमोनिया भी क्या होता है, हमारा गैस होता है। तो अमोनिया क्या है, उत्पाद है, और ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक हैं। ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों की जो भौतिक अवस्था होता है वो हमारा क्या होता है, समान है। भौतिक अवस्था मतलब अभिकारक जो है वो भी हमारे जो है गैस हैं और उत्पाद भी हमारे क्या है, गैस है। तो दोनों स्थिति में आप देख रहे हैं कि आपका अभिकारक भी गैस होता है और उत्पाद भी गैस है। तो इस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। तो समांगी साम्य क्या है, तो वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्था समान होता है, अर्थात आपको उत्पाद भी गैस है, अभिकारक भी गैस है। तो इस स्थिति में जो हमारा क्या होता है, आपका साम्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी साम्य कहते हैं, समांगी साम्य कहा जाता है। ये पहला आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा उदाहरण की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, N2 हो गया प्लस O2 हो गया। जब हम क्या करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये 2NO प्राप्त होता है। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक, है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, गैस होता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या होता है, हमारा गैस होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की अवस्था कैसा है, हमारा गैसीय अवस्था में है। तो उस स्थिति में ये हमारा कौन सा साम्य को शो करेगा, समांगी साम्य को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा गैस है, ये भी गैस है, और ये भी हमारा क्या है, गैस होता है। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, हमारा आपका अभिकारक और उत्पाद जो है दोनों की अवस्था समान है, इसलिए उसको रसमांगी साम्य के नाम से जानते हैं। विषमांगी साम्य क्या होता है, तो वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो अवस्था होता है वो जो है समान नहीं होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विषमांगी साम्य कहलाता है। तो लिख सकते हैं वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होता, है ना, दोनों भौतिक अवस्था समान नहीं होता है, विषमांगी साम्य कहलाता है, विषमांगी साम्य कहलाता है या साम्य अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभिकारक जो दिया है उसका अवस्था अलग हो, उत्पाद बन रहा है उसका अवस्था अलग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी साम्य। और इसका उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, पहले जैसे लिखे थे उसको ले सकते हैं, जैसे Fe और साथ में क्या लिए थे, H2O, पानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या बना था हमारा, Fe2
O3 बना था और हाइड्रोजन गैस क्या किया था हमारा, मुक्त किया था। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ये 3 था, अच्छा O4 लगाना है हमारा, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं Fe3O4, ये जस्ट हम लोग देखे थे। अब बैलेंस करने के लिए इसमें यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और ये हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयरन कैसा होता है भाई, ठोस होता है। आयरन कैसा है, ठोस है। गैस, और ये जल वाष्प है, मतलब क्या है, गैस है। और ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है। और ये भी क्या है हमारा, गैस है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अभिकारक जो है और उत्पाद जो है, दोनों की भौतिक अवस्था समान नहीं है, अलग अलग अवस्था में। सॉलिड भी है और गैस भी है, मतलब दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, अलग अलग है। इस स्थिति में यहाँ पर जो साम्य होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिस्मांगी साम्य। ये हमारा क्या है, आयरन है, इसका नाम क्या होता है भाई, आयरन। और इसको आप जानते हैं जल वाष्प है, जल वाष्प है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, मैग्नेटाइट बोलते हैं, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और ये हाइड्रोजन गैस है। तो देख रहे हैं ये वाला हमारा भाग क्या है, अभिकारक को शो करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो बनता है उत्पाद को शो करता है। तो दोनों की भौतिक अवस्था एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिस्मांगी साम्य। तो इस प्रकार से समांगी और बिस्मांगी को आप बता सकते हैं। और भी उदाहरण लेना चाहेंगे तो उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कार्बन है और कार्बन पर अगर जल वाष्प क्या करते हैं हम लोग, प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारा क्या हो जाता है H2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में भी अगर हम देखेंगे तो कार्बन क्या होता है हमारा, ठोस अवस्था में होता है। कार्बन कैसा होता है आपका, ठोस अवस्था में होता है। कार्बन कैसा है हमारा, ठोस अवस्था में है। ये हमारा क्या है, लिक्विड अवस्था में है ना, या हम लोग बोल सकते हैं गैस अवस्था में है। ये गैस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में है, मतलब दोनों की अवस्था एक जैसा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बिस्मांगी साम्य कहते हैं। तो दो प्रकार के साम्य होता है, समांगी साम्य और बिस्मांगी साम्य। यदि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया में जो बनने वाला अभिकारक और उत्पाद है उसकी अगर हम बात करें, दोनों की अवस्था सेम सेम है तो समांगी साम्य, और अगर अलग अलग हो तो उसे बिस्मांगी साम्य के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे आपका दिया है रासायनिक साम्य की गतिशील प्रवृत्ति। इसमें सिर्फ बोलेंगे हम लोग रासायनिक साम्य की गतिशील प्रवृत्ति। रासायनिक साम्य की गतिशील प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी साम्यावस्था को देखने पर हमको पता चलता है कि उसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता स्थिर है, लेकिन देखा जाए तो उसमें दोनों की सांद्रता स्थिर नहीं रहता है। रियल में अगर देखें तो दोनों की सांद्रता स्थिर नहीं रहता है ना। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे बहुत सारे अभिक्रिया में, तो आपको लग रहा था कि अग्र से पश्च जब चल रहा है, जैसे हम आयरन की बात करें, H2O की बात करें, इधर Fe3O4 की बात करें, तो आपको लग रहा है कि उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता दोनों का मान क्या है, स्थिर है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वो अग्र से पश्च और पश्च से अग्र दिशा, दोनों दिशा में बराबर मात्रा में क्या होते रहता है, चलते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। लेकिन देखने से पता नहीं चलता है कि वो चल रहा है, लेकिन रियल में क्या होता रहता है, उनमें प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब अग्र से पश्च और पश्च से अग्र चलती रहती, स्थिर नहीं होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है कि कोई भी जो साम्यावस्था में हमारा अभिक्रिया रहता है, उस अभिक्रिया में रियल में उसमें अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता जो है देखने में स्थिर लगता है, लेकिन रियल में देखा जाए तो स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वो अग्र से पश्च और पश्च से अग्र की ओर क्या होता रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पर एक जो है एक पानी भरा टब है हमारा और एक और टब है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप इस प्रकार से लगा देते हैं। इस टब से मान लो टब ए है हमारा और टब क्या है, बी है, और पुनः इसमें से निकलने वाला पानी को इसी में डालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो टब एक है इसमें से हम पाइप से पानी किस में ले जा रहे हैं, टब बी में ले जा रहे हैं, और पुनः जो हमारा क्या होता है हमारा, या एक हम बड़ा सा टब लेते हैं, ये बड़ा सा टब है, इसमें हम लोग एक मोटर फिट कर देते हैं यहाँ पर, और पानी इसमें से बाहर निकलते हैं, और इस पानी को पुनः इसी में क्या करते हैं, उड़ेलते हैं। मतलब यहाँ से पानी निकल भी रहा है, पानी जा भी रहा है, पानी निकल भी रहा है, पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे तो उसका जो स्तर है ना, वो वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। भाई पानी तो उतना का उतना ही लगेगा, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें पानी निकल भी रहा है, जा रहा है, पानी निकल रहा है, जा रहा है, मतलब दोनों प्रक्रिया है और होता रहता है, चलता रहता है। मतलब कोई भी हमारा जो क्या होता है, जो साम्यावस्था होता है, उस साम्यावस्था में कभी भी अभिक्रिया जो है स्थिर नहीं रुकता है, बल्कि वो अग्र से पश्च और पश्च से अग्र अभिक्रिया में क्या करते रहता है, कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, चलते रहता है ना। बेशक हमको देखने पर
ये पता चलता है कि दोनों स्थिर है, बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्या होता रहता है, अग्र से पश्च और पश्च से अग्र चलते रहता है। यही इसमें क्या किया गया है, बताया गया है, यही इसमें जो है समझाया गया है। और इसमें दो उदाहरण दिया गया है, एक हमारा हैबर विधि वाला दिया गया है। हैबर विधि ये अमोनिया बनाने की विधि है, अमोनिया गैस बनाने की विधि है, जिसमें किसको लिया जाता है, N2 और H2 को लिया जाता है, और ये दोनों मिल करके NH3 बनाता है। और बैलेंस के आधार पर इसको अगर हम देखें, यहाँ पर 3 कर दिया जाता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। यदि इसको एक बंद पात्र में कराया जाए, ये जो प्रक्रिया है, अगर इसको हम एक बंद पात्र में कराते हैं तो इसमें आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, लेकिन जो है अगर बंद पात्र में कराते हैं तो ये जो अमोनिया होता है पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, टूटता है। मतलब इस प्रक्रिया में अमोनिया भी बनते रहता है और फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनते रहता है, मतलब दोनों प्रक्रिया साथ में चलती ही रहती है। N2 H2 मिलकर अमोनिया बनाता है, अमोनिया फिर से N2 और H2 में टूट जाता है, ये कंटिन्यूसली उसमें चलते रहता है। और चूंकि बराबर मात्रा में चलता रहता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि उसमें रियल में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट प्रक्रिया क्या होते रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। उसमें अमोनिया बनता रहता है, N2 हाइड्रोजन बनता रहता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर फिर अमोनिया बनाते रहते हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, आपका चलते रहता है। ये हैबर विधि में दिखाए गए हैं, आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार हमारा अभी देखें, जस्ट H2 और I2 इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 2HI बोलते हैं। H2 प्लस क्या होता है हमारा I2, तो H2 प्लस क्या होता है हमारा I2 इक्वल टू ये होता है हमारा 2HI। तो इसमें अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि आपका हाइड्रोजन सफ़ेद रंग का गैस होता है, आयोडीन बैंगनी रंग का होता है, और जब 2HI बनता है तो गहरा बैंगनी कलर क्या होता है, उत्पन्न करता है। लेकिन थोड़ा देर के पश्चात इसका जो गहरा बैंगनी कलर होता है वो पुनः क्या हो जाता है, आपका जो हल्का जो कलर है उस पर क्या हो जाता है, आपको धीरे धीरे दिखने को मिलता है। और ये प्रक्रिया भी क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब H2 I2 मिल करके 2HI बनाता है, और HI पुनः टूट के H2 और I2 बनाता है। मतलब ये प्रक्रिया क्या होता है, एक दूसरे के बराबर हमेशा क्या करते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये आपका रासायनिक साम्य की गतिक प्रवृत्ति के अंतर्गत ये क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। क्वेश्चन नहीं करता है, बट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक साम्य की गतिक प्रवृत्ति को बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक। और अब आगे आपका दिया है, वो दिया है रासायनिक साम्य के सामान्य अभिलक्षण। रासायनिक साम्य के क्या देखेंगे, सामान्य अभिलक्षण कौन कौन से हैं, है ना, तो उसको हमको देखना है। पहला इसमें दिया है कि साम्यावस्था पर तंत्र के मापनी गुण मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जैसे ताप है, दाब है, घनत्व है, रंग है और सांद्रता है, इसका मान क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है। तो पहला ये है कि जब साम्यावस्था स्थापित होता है, तो साम्यावस्था स्थापित होने से ना उसमें कुछ मापने योग्य गुण, जैसे ताप है, ताप स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता है। दाब स्थिर रहता है, उनमें जो पदार्थ की मात्रा होता है वो क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है, मतलब उतना का उतना ही रहता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि साम्यावस्था पर सभी अभिकारक और उत्पाद जो होता है उनकी सांद्रता क्या होता है, स्थिर हो जाता है। मतलब उनकी जो मात्रा है वो उतना के उतना ही रहता है ना, उनमें परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है, सेम टू सेम उतना का उतना ही रहता है। तो पहला इसमें अभिलक्षण दिया है कि जब किसी अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित होता है तो उस स्थिति में उनमें जो उत्पाद होता है और जो अभिकारक होता है उनकी जो सांद्रता होता है वो क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है। या ये बोल सकते हैं कि उसमें मापने योग्य गुण, ताप, दाब, घनत्व, ये सब क्या होता है, सांद्रता, रंग, ये भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं। सांद्रता क्या होता है भाई, सांद्रता मतलब होता है किसी भी पदार्थ में अन्य पदार्थ का कितना मात्रा मिला हुआ है वो उसकी सांद्रता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि साम्यावस्था पर मापने योग्य गुण जैसे ताप, दाब, रंग, सांद्रता, इसका मान स्थिर रहता है। या ये बोल सकते हैं कि अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता है वो स्थिर रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, पहला। दूसरा, साम्यावस्था केवल बंद पात्र में, क्लोज सिस्टम में ही प्राप्त किया जा सकता है भाई। खुला पात्र में इसको नहीं करा सकते हैं। खुला पात्र में कराएंगे तो आप जो है
किसको पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, तो थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, थर्मस फ्लास्क ऐसा है जिसमें गर्म चाय क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो कुछ समय के लिए वो क्या होता है, गर्म ही रहता है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाला जो भी गर्म उष्मा होता है ना, उसको थर्मस फ्लास्क से क्या होता है, अंदर में ही पैक के करके रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए गर्माहट जो है अंदर में क्या रहती है, बनी रहती है। इसलिए चाय कुछ घंटे तक, कुछ समय तक क्या होती है, गर्म रहती है। तो थर्मस फ्लास्क का काम क्या है हमारा, कि वहाँ से जो चाय से जो गर्म ऊष्मा निकल रही है, उस ऊष्मा को क्या करता है, वो उस के अंदर ही क्या करता है, दबा के रखता है। तो भाई गर्म ऊष्मा बाहर निकल ही नहीं पाता है, तो उस स्थिति में वो गर्म ही बना रहता है और चाय भी गर्म रहता है। इसी को अगर आप क्या करें, खुला वातावरण में छोड़ देंगे तो थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, चाय जो है ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा जितना निकलता है वो सब क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो चाय ठंडी हो जाती है। तो इसलिए बोल रहा है कि साम्यावस्था हमेशा क्या होती है, बंद पात्र में ही संभव है, खुले पात्र में इसको जो है संभव नहीं है ना, खुले पात्र में इसको नहीं कराया जा सकता है। ये दूसरा इसका क्या होता है, हमारा अभिलक्षण होता है। भाई तीसरा हमारा दिया है कि साम्य गतिक प्रकृति का होता है। साम्यावस्था जो होता है या जो साम्य वाला होता है, ये गतिक प्रकृति का होता है। गतिक प्रकृति मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है ना, अग्र से पश्च, पश्च से अवग्र, इस प्रकार से कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, चलता रहता है। ए प्लस बी तो सी प्लस क्या दिया है हमारा, डी दिया है। तो ए बी से सी डी बनता है और सी डी से ए बी, ये हमारा कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चलता रहता है, मतलब ये गतिक प्रकृति का होता है। और साम्यावस्था पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं का वेग समान होता है। मतलब जो प्रक्रिया चलते रहता है वो अग्र से पश्च और पश्च से अग्र, दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के बिल्कुल क्या होता है, हमारा समान होता है। अर्थात जिस वेग से अभिक्रिया आगे बढ़ता है उसी वेग से क्या होता है, हमारा अभिक्रिया पीछे होता है। दिया है ना, जिस वेग से अभिक्रिया क्रिया करके क्रिया फल बनाता है, उत्पाद बनाता है, उसी वेग से क्रियाफल टूट करके पुनः क्या बना लेता है, हमारा क्रियाकारक बना लेता है। तो यही चीज़ दिया है हमारा, ए प्लस बी है हमारा क्या होता है, क्रियाकारक होता है। ये क्रिया करके क्या बनाता है, हमारा सी और डी उत्पाद बनाता है। अब सी और डी पुनः जो है क्या करते हैं, टूट करके और ए और क्या बनाता है, बी बनाता है। और ये प्रक्रिया दोनों क्या होता है, बराबर ढंग से चलता रहता है। ए बी से सी डी बनता है तो उसी समय उसी स्थिति में सी डी से ए बी बनता है। मतलब ये जो प्रक्रिया होता है दोनों में, वो क्या होता है, समान रूप से क्या होते रहता है, चलते रहता है। और उसके बाद जो है दिया गया है कि साम्य की गतिक प्रकृति की तुलना जल से भरे जो पात्र है उससे कर सकते हैं, जिसमें आने वाले जल की दर उसमें जाने वाले जल की दर की तुलना में क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तभी मैं जस्ट बताया हूँ इसमें कि पानी से भरे जो हौज है, ये हमारा पानी इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है। और इसमें से अगर हम क्या करते हैं, पानी निकालते हैं और पाइप को पुनः उसी में क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लगा दे रहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पानी निकल भी रहा है, पानी उसमें पुनः वापस जा भी रहा है, मतलब प्रक्रिया चल रही है ना। पानी बाहर भी निकल रहा है, पानी उसमें जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी मात्रा उतना का उतना ही है, ठीक। तो मात्रा उतना ही लगता है, लेकिन उसमें हमेशा क्या है, कंटिन्यूसली पानी निकल रहा है और पानी जो है उसमें जा भी रहा है, मतलब प्रक्रिया क्या हो रही है, चल रही है। तो उसको आप इस प्रकार से पानी से भरे पात्र से समझ सकते हैं, है ना। तो हमेशा अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती हैं और चलती रहती है, इसलिए हमको उसका जो मान होती है वो स्थिर नज़र आती है। लेकिन ऐसा नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, प्रक्रिया अग्र से पश्च से चलती रहती है। और भी दिया है हमारा, साम्यावस्था पर कोई अभिक्रिया रुकती नहीं है, उसी को तो बता रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, वो चलती रहती है। बल्कि उसमें अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के क्या होती है, तुल्य हो जाती है, मतलब कंटिन्यूसली बराबर ढंग से क्या होती रहती है, चलती रहती है। पांचवा दिया है, तंत्र की साम्यावस्था इस तथ्य से अप्रभावित रहती है कि अभिक्रिया किस दिशा से प्रारंभ की गई है। यहाँ पर तंत्र की साम्यावस्था इस तथ्य से अप्रभावित रहती है कि अभिक्रिया किस दिशा, हमको नहीं पता है कि अग्र से पश्च, पश्च से अभिक्रिया ये हमेशा चलती रहती है और कहाँ से प्रारंभ हुई है इससे कोई जानकारी नहीं होती है। ये हमारा पांचवा हो गया। छठवां, साम्यावस्था पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन शून्य होती है। जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो उसका मान शून्य होती है, क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो नहीं रही है, वो तो पुनः क्रिया करके क्या हो रही है, पश्च अभिक्रिया में चल रही है। इसलिए इसमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जी का मान क्या होती है, आपकी शून्य होती है। उस आधार पर यहाँ पर जो डेल एच है वो टी डेल एस के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये हमारा क्या होती है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण होती है। और साम्य अवस्था में इसका जो मान होती है वो डेल जी इक्वल टू टी डेल एस के क्या होती है, बराबर होती है। क्यों? क्योंकि डेल जी का मान क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो क्या बचती है हमारा, डेल एच
और ये बराबर क्या होती है, टी डेल एस के क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो ये भी लक्षण के अंतर्गत रखी जा सकती है। और भी यह दिया है, तंत्र की साम्यावस्था उत्प्रेरकों की उपस्थिति में प्रभावित नहीं होती है। उत्प्रेरक क्या होती है भाई, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होती है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है या तो घटा देती है, वो उत्प्रेरक कहलाती हैं। ठीक है, तो जो साम्यावस्था होती है उस साम्यावस्था पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होती है। केवल उत्प्रेरक क्या कर सकती है, साम्यावस्था स्थापित होने के समयों पर परिवर्तन ला सकती है, लेकिन साम्यावस्था को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। मतलब वैसे हम लोग A+B लेते हैं और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक लगा देते हैं, कैटेलाइज बोलते हैं, कैटेलाइज बोलते हैं। तो ये जो कैटेलाइज होता है वो कोई भी अभिक्रिया की जो साम्यावस्था होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, वो ये कर सकती है कि जितना हमारा जो दर चल रहा है उसको बढ़ा सकती है। जैसे अगर अभिक्रिया 20 के हिसाब से चल रहा है उसको 40 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ा देगा, लेकिन वो केवल एक दिशा को नहीं बढ़ाती है, दोनों दिशा को बराबर बढ़ाती है, स्पीड जो है बढ़ा सकती है। तो ए बी से सी डी बनती है और सी डी से अगर ए बी बनती है तो उसके दर को बढ़ा सकती है और वो भी बराबर बढ़ाती है। ठीक है, लेकिन उसके साम्यावस्था को डिस्टर्ब नहीं करती है। ये हमारा जो है 6वां 7वां पॉइंट में दिया गया है। और आगे दिया है, साम्यावस्था पर यदि ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम्यावस्था क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। यदि हमारे साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो मापनी गुण हैं, जैसे ताप है, जैसे दाब है, सांद्रता है, इनमें अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्यावस्था क्या हो सकती है, आपकी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, प्रभावित हो जाती है। अगर ताप को चेंज कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, साम्यावस्था प्रभावित हो सकता है, या पर जो है चेंज हो जाता है। दाब को चेंज कर दोगे तो साम्यावस्था क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुछ 5-7 जो है आपका जो अभिलक्षण है साम्यावस्था का वो दिया गया है, तो उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो कुछ कुछ अच्छा चीज़ को पढ़ सकते हैं। शुरू में जैसे हम बोल सकते हैं कि साम्यावस्था में मापनीय योग्य गुण ताप दाब रंग घनत्व सांद्रता इनका जो मान है वो स्थिर रहती है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है उनका मान क्या होता है, स्थिर रहती है। दूसरा, जो भी साम्यावस्था होती है वो बंद पात्र में ही क्या की जाती है, कराई जाती है। तीसरा, जो हमारा साम्यावस्था होती है, साम्य रासायनिक साम्य, वो गतिक प्रकृति की होती है, मतलब हमेशा अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता जो है उसमें क्या होती है, स्थिर रहती है। और अग्र पर अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक दूसरे के बराबर होती है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट जो है या 4-5 पॉइंट यहाँ से लिखी जा सकती है। इसमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी का मान 0 होती है, इसलिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जो होती है उसके आधार पर डेल जी बराबर क्या होती है, टी डेल एस होती है। तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंट यहाँ से लिखी जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रासायनिक साम्य किसे कहते हैं, इनके अभिलक्षण लिखें, तो सबसे पहले आपको रासायनिक साम्य की परिभाषा लिखना है और कुछ अभिलक्षण कम से कम 3-4 इसको यहाँ से आपको उठा करके लिखना है भाई। ये हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्रव्य क्रियानुपाती नियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्रव्य क्रियानुपाती नियम। द्रव्य क्रियानुपाती नियम की अगर हम बात करें तो 2 साइंटिस्ट थे हमारा, एक था गुल्डबर्ग, एक हमारा क्या था, गुल्डबर्ग। ठीक है, ये हमारा गुल्डबर्ग दिया है और वागे दिया है। तो 2 साइंटिस्ट थे हमारा, गुल्ड और ये दिया हमारा वर्ग। तो गुल्डबर्ग और साथ में क्या था हमारा, वागे। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग और वागे। इन्होंने अभिक्रिया की दर पर, इन्होंने कौन कौन, हमारा गुल्डबर्ग और वागे 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने अभिक्रिया की दर पर अभिकारक की, है ना, क्या भूमिका होती है इसका अध्ययन किया। ठीक है, मतलब अभिक्रिया की जो दर होता है, दर मतलब जो तो स्पीड होता है, दर मतलब क्या होता है, स्पीड बोल सकते हैं। तो अभिक्रिया की जो दर होता है उस अभिक्रिया की दर पर अभिकारक की भूमिका होती है या नहीं होती है, इसके बारे में क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया। और सन फिर 1800 बोल सकते हैं, 67-68 में बोल सकते हैं, इन्होंने जो है आपका रासायनिक साम्य के आधार पर अपना एक द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या किया, प्रतिपादित किया, जिस नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी पदार्थ के, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के जो क्रिया की जो दर होता है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है। या ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में
जो क्रिया कारक होता है या रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया की दर क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब कोई भी अभिक्रिया की जो दर होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, हमारा अभिकारक की जो सांद्रता होता है उस अभिकारक की सांद्रता पर ही क्या करता है, आपका निर्भर करता है, उस पर ही आपको ये निर्भर दिखता है। तो यही चीज़ किसमें बताया गया है, हमारा द्रव्य क्रियानुपाती जो नियम था उस नियम के अंतर्गत क्या किया गया, इसको बताया गया कि कोई भी हमारा क्या होता है, जो अभिक्रिया की जो दर होता है वो अभिकारक और उत्पाद की जो या अभिकारक की जो क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो इसको हमको यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि गुल्डबर्ग और वागे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अभिक्रिया की जो दर होता है उस अभिक्रिया की दर पर अभिकारक की क्या भूमिका होता है, क्या अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और फिर 1864 है ना या 68 जो है उसमें उन्होंने जो है रासायनिक साम्य के आधार पर अपना जो द्रव्य क्रियानुपाती नियम है उसको क्या किया, प्रतिपादित किया। और ये जो द्रव्य क्रियानुपाती जो नियम है उसके आधार पर हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से उसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि जो है निश्चित यहाँ पर लिख सकते हैं ताप पर, यहाँ लिखते हैं हम लोग भाई निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की दर, किसी पदार्थ की क्रिया की दर उसके निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है ना। तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर लेकिन तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्रियाकारक मतलब उत्पाद अभिकारक होता है ना, क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो इस तरीक़ा से जो आपका द्रव्य क्रियानुपाती नियम है इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की जो दर होती है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। या रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान का मतलब ये होती है ना, उस पदार्थ की सांद्रता से होती है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ पदार्थ की है ना सांद्रता से होती है, सांद्रता मतलब उसके मात्रा से होती है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं सांद्रता को निम्न प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ क्या होती है, पदार्थ की सांद्रता से होती है। और किसी पदार्थ की सांद्रता 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ की मोलों की संख्या होती है,
संख्या होती है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की सांद्रता। और किसी पदार्थ की सांद्रता मतलब क्या होता है कि 1 लीटर विलयन दिया है और उस विलयन में घुले हुए या उपस्थित जो भी पदार्थ की जो मोलों की संख्या होता है, वही मोलों की संख्या क्या कहलाता है आपका, है ना, सांद्रता कहलाता है, होता है सांद्रता कहलाता है, सांद्रता कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को मान लो हम लोग जो है क्या करते हैं, 1 लीटर हम लोग पानी ले लेते हैं और 1 लीटर पानी में मान लो हम लोग 2 ग्राम क्या कर देते हैं, शक्कर अगर घोल देते हैं, तो 2 ग्राम शक्कर ही, है ना, उस विलयन की सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मान लो हम लोग एक और पात्र लेते हैं, एक पात्र फिर लेते हैं, फिर 1 लीटर पानी लेते हैं, इसमें इस बार 3 ग्राम शक्कर घोल लेते हैं, तो 3 ग्राम शक्कर उस विलयन की किसको शो करेगा, सांद्रता को शो करेगा। और इन दोनों में अगर कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए कि किसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि 3 ग्राम वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता ज़्यादा है, क्योंकि उसमें घुले हुए पदार्थों की संख्या ज़्यादा है। मतलब कोई भी सांद्रता है, किसी भी सांद्रता को व्यक्त करना क्या होता है, किसी भी पदार्थ में उपस्थित अन्य पदार्थों की मात्रा कितना है उसको सांद्रता बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी में जो है जिसमें शक्कर ज़्यादा घुला है उसका सांद्रता ज़्यादा है, और आपका जिसमें शक्कर की मात्रा कम है उसकी सांद्रता आपका क्या है, कम है। तो उसी को यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए या उपस्थित पदार्थों की मोलों की संख्या क्या कहलाता है, आपका सांद्रता कहलाता है। तो इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया द्रव्यकरणपाती नियम। यहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है, द्रव्यकरणपाती नियम किसे कहते हैं? तो गुल्ड वर्ग और वागे 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अभिक्रिया की जो दर था, उस अभिक्रिया की दर पर अभिकारक के सांद्रता का क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात फिर 1864 में जो है आपका रासायनिक साम्यावस्था के आधार पर उन्होंने अपना एक नियम दिया, जिस नियम को हम द्रव्यकरणपाती नियम कहते हैं। और यह नियम कहता है कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की जो क्रिया की दर होता है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर जो है क्रियाकारक अर्थात अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य क्या होता है हमारा? सक्रिय द्रव्यमान से तात्पर्य आपका बोल सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान से तात्पर्य पदार्थ की सांद्रता से होती है। और किसी भी पदार्थ की सांद्रता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो भी विलय की मोलों की संख्या होता है या पदार्थ की मोलों की संख्या होती है, वही क्या होती है, सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता को एक कोष्टक में रखी जाती है ना, सांद्रता को है ना, इस प्रकार से कोष्टक में क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। सांद्रता को कोष्टक के रूप में दर्शाई जाती है, कोष्टक के रूप में क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, दर्शाई जाती है, दर्शाई जाती है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका दिया है आपका O2H2 की सांद्रता को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सांद्रता को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप उसको ले लेंगे। तो जैसे हमारा O2 है तो O2 को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से। फिर हमारा क्या है, हमारा H2 है, उसको दर्शाने के लिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है हमारा, वो दिया है हमारा कि जो भी हमारा क्या होता है, हमारा जो सांद्रता होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कि कोई भी जो सांद्रता होता है वो किसके बराबर होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो भी हमारा विलेय पदार्थों के जो मोलों की संख्या होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ पर आगे हम लोग सक्रिय द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है हमारा, सक्रिय द्रव्यमान को लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है हमारा। यहाँ से लिख सकते हैं पदार्थ की मोलों की संख्या, पदार्थ की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ये हो गया, डिवाइडेड बाई, है ना, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन ये हो गया। इसी को अगर हम पदार्थ की मोलों की अगर हम देखें तो पदार्थ की जो मोल बराबर होता है हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं पदार्थ के
मोल बराबर होता है, मोल पदार्थ के मोल जो होता है इसके बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान। इसके बराबर क्या होता है हमारा, इसका होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे शो करते हैं, W से। आणविक द्रव्यमान को किससे शो करते हैं हमारा, M से। तो यहाँ पर ओवरऑल जब हम लिखते हैं तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या प्राप्त होता है भाई, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर प्राप्त हो जाता है आपका पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, हम लोग W से। इसको हम किससे दर्शाते हैं, W से, ठीक है। ये हमारा हो जाता है W डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, और इसको दर्शाते हैं हमारा M से, और डिवाइडेड बाई आपका दिया गया है हमारा विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में क्या दिया है हमारा, आयतन। ये हमारा दिया गया है विलियन का लीटर में आयतन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्या दिया है हमारा क्वेश्चन, वो दिया है ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन 2 लीटर विलियन में क्या है उपस्थित है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से कर सकते हैं, ऑक्सीजन 2 लीटर विलियन में उपस्थित है तो उसका सक्रिय द्रव्यमान, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा भाई। तो सक्रिय द्रव्यमान के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का हम क्या निकालेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है हमारा, तो पदार्थ का जो भी द्रव्यमान होता है उसको और आणविक द्रव्यमान होता है उसको, तो यहाँ से मान लो 64 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम, 64 ग्राम ऑक्सीजन 64 ग्राम ऑक्सीजन 2 लीटर विलियन में उपस्थित है, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान क्या करना है, आपको गणना करना है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कितना दिया है हमारा 64 दिया गया है, और इसका कितना होता है, अणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 8 और ये 16 होता है परमाणु भार। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना लीटर में घोला गया है 2 में। तो हम इसको करेंगे तो 32 से कम कितना हो जाता है हमारा 32 से कम 32 और 32 दूनी कितना हो जाता है 64। तो यहाँ पर मान कितना प्राप्त हो जाता है हमारा 2 बटा हमारा क्या हो जाता है 2 प्राप्त हो जाता है, मतलब अंततः मान कितना हो जाता है 1 हमको सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। कुछ चीज़ इसमें और दिया गया है भाई, जैसे यहाँ पर कुछ क्या दिया गया है हमारा उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है, जैसे हमारा दिया है A इक्वल टू क्या दिया है हमारा, ये हमारा दिया है उत्पाद, क्या दिया है हमारा उत्पाद। तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार कोई भी अभिक्रिया की दर होता है वो हमारा अभिकारक या क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो क्रिया की दर होगा, क्रिया की जो दर होगा, ये क्रिया की दर उत्पाद पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि किस पर निर्भर करेगा, अभिकारक पर निर्भर करेगा। तो समानुपाती क्या हो जाता है हमारा ए की सांद्रता पर निर्भर करता है, और जब समानुपाती हट जाता है तो दर बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, कांस्टेंट ए हमको प्राप्त हो जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक अभिक्रिया है जिसमें ए अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार हमेशा जो क्रिया की जो दर होता है वो किस पर निर्भर करता है हमारा, वो हमेशा निर्भर करता है अभिकारक पर। तो इसको लिख सकते हैं क्रिया की दर समानुपाती कितना होता है ए की सांद्रता पर, सांद्रता जो समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम लिखें a प्लस बी लिखें और ये दोनों को अगर हम क्या करते हैं उत्पाद में क्या कर देते हैं परिवर्तित कर देते हैं, तो जो भी क्रिया की दर होगा, क्रिया की जो दर होगा ये दर किस पर निर्भर करेगा हमारा, किसके समानुपाती होगा, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता पर निर्भर करेगा। और जब इसको हम लोग हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा हमारा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी की सांद्रता पर निर्भर करेगा और ये दर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड लिखें तो ये हमारा दिया है एन ए प्लस क्या दिया है हमारा एम बी, और ये हमारा क्या है हमारा उत्पाद है, ये हमारा क्या है उत्पाद है। सब भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अभिकारक की मात्रा जब एक से क्या हो ज़्यादा हो तो उस स्थिति में आपका जो अभिक्रिया की जो दर होता है
अभिक्रिया की जो दर होता है ये उसके घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे ए का घात n हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए का घात कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा ए का घात हो जाएगा आपका n, और ये हो जाएगा b का घात क्या हो जाएगा आपका m। इस तरीक़ा से दर्शाया जाता है और इसको लिखेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाता है और a का घात कितना हो गया n और b का घात कितना हो जाता है आपका m। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। k क्या होता है हमारा एक साम्य स्थिरांक होता है। k यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या होता है हमारा होता है साम्य स्थिरांक को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। तो द्रव्य क्रमपाती नियम क्या होता है भाई, तो आप बताना। गोल्डबर्ग और बागे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि अभिक्रिया की जो दर होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक मतलब क्रिया में भाग लेने वाले जो हमारे क्या होता है जो पदार्थ हैं उनकी स्थिति पर निर्भर करता है, उत्पाद पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करता है। ऐसा कौन बताया हमारा गोल्डबर्ग और बागे। हमेशा क्या करता है अभिकारक पर ही अभिक्रिया की दर निर्धारित होता है, या अभिक्रिया की दर अभिकारक पर ही क्या करता है निर्भर करता है। ऐसा कौन बोला हमारा गोल्डबर्ग वागे। और उन्होंने फिर जो है साम्यावस्था के आधार पर अपना नियम प्रतिपादित किया और उस नियम के आधार पर बता दिया गया कि निश्चित ताप पर कोई भी पदार्थ की जो क्रिया की दर होता है वह उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होता है वो क्रियाकारक अर्थात अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सक्रिय द्रव्यमान मतलब पदार्थ की सांद्रता होता है, उसकी मात्रा होता है। और किसी भी पदार्थ की सांद्रता 1 लीटर विलियन में उपस्थित उस पदार्थ की मोलों की संख्या होता है, वही उस सांद्रता को प्रदर्शित करता है। सांद्रता को इस प्रकार से बड़ा सा कोष्टक में रखा जाता है। जैसे O2 की सांद्रता दर्शाना है तो O2 को बड़ा कोष्टक में बंद कर देते हैं, H2 की सांद्रता दर्शाना है तो उसको H2 को कोष्टक में बंद कर देते हैं। यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है पदार्थ की मोलों संख्या और डिवाइडेड बाई विलियन का लीटर में आता है। लिखे हैं ना 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है पदार्थों के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलियन का लीटर में आता है। क्योंकि यहाँ पर जो मोल होता है, मोल का मान होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, पहला लेसन का है। तो इस मान को अगर यहाँ पर रख देते हैं तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ का द्रव्यमान है ना, W से शो करते हैं पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, M से शो करते हैं विलियन का लीटर में आयतन। तो इस प्रकार से सक्रिय द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 64 ग्राम O2 2 लीटर विलियन में उपस्थित है तो उसका सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है 64, ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, डिवाइडेड बाई कितना लीटर में 2 लीटर में, तो 2/2 = 1 आ जाता है और ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। यदि हमारा A = उत्पाद दिया गया है तो ये क्या होता है अभिकारक होता है और द्रव्य क्रमपाती नियम के अनुसार क्रिया की जो दर होता है वो A के क्या होता है समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है K, तो दर बराबर K और A की सांद्रता के बराबर होता है। मान लो 2 अभिकारक दिया है तो अभिकारक की सांद्रता पर ही क्या करता है क्रिया की दर निर्भर करता है। तो यहाँ पर उसको इस तरीक़ा से शो कर सकते हैं। उत्पाद से कोई मतलब नहीं है इस नियम के अनुसार, ठीक है। और अगर एक से अधिक अभिकारक है तो उसको जो है आप जो है घात के रूप में लगा करके अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं बताते हैं, जहाँ पर K क्या होता है आपका साम्य स्थिरांक होता है। तो इस तरीक़ा से साम्य स्थिरांक को क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है, हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें आगे हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारा साम्य स्थिरांक के जो भी लक्षण हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये क्लास अभी यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम बाकी पे क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं भाई।